राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों के 14 माह से रुके तबादलों का रास्ता अब साफ हो गया है। कल से तबादले शुरू हो जाएंगे। प्रशासनिक राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों के 14 माह से रुके तबादलों का रास्ता अब साफ हो गया है। कल से तबादले शुरू हो जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें हारने पर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में नतीजा निकला कि तबादलों से रोक नहीं हटना भी हार की एक वजह रही। प्रशासनिक सुधार विभाग के मुताबिक तबादलों का आदेश सभी निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू रहेगा। नवंबर में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले तक ही तबादले हो सकेंगे। पिछली गहलोत सरकार के दौरान 12 जुलाई 2013 को तबादलों पर बैन लगा था। सरकार का अंतिम साल होने के दौरान बैन नहीं हटाया गया। बाद में 4 अक्टूबर 2013 को विधानसभा चुनाव के लिए और 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव बाद बीजेपी सरकार संभागों के दौरों में लगी रही। उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें निष्कर्ष निकला कि हार की वजहों में से एक तबादलों पर रोक नहीं हटना भी रहा है। अब नवंबर में निकाय चुनाव हैं और उसके बाद पंचायत चुनाव। बीजेपी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बैन हटाया गया है। यही वजह है कि तबादलों पर रोक हटने की खबर के साथ ही मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के आगे कर्मचारियों की लाइन दिखने लगी है। मंत्रियों के लोग खुद तबादलों के लिए एप्लीकेशन और जनप्रतिनिधियों की डिजायर दे रहे हैं। इसके साथ ही विधायक और सांसद भी अपने अपने क्षेत्र की लिस्ट लेकर मंत्रियों से मिल रहे हैं। हालांकि सरकार के मंत्री कहते हैं कि तबादले सिफारिश पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। हालांकि इसके पीछे कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं होगी, लेकिन काम में लापरवाही बरतने वालों को जरूर बदला जाएगा। एक भी स्थानांतरण राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं किया जाएगा मेरे विभाग में। और मेरा एक ही प्रयास होगा कि वहां जनहित को ध्यान में रखते हुए जिन कर्मचारी अधिकारियों की शिकायत मिल रही है या अपने कार्य में उदासीनता बरत रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को स्थानांतरण की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा सकती है। नवंबर में निकाय चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। सरकार को तबादलों के लिए करीब 1 महीने का वक्त ही चुनाव से पहले मिलेगा। हालांकि तबादलों से बैन अनिश्चितकालीन के लिए हटाए जाने के आदेश हैं। इसलिए सरकार की ओर से बैन नहीं लगाए जाने की स्थिति में चुनाव के बाद भी तबादले खुले रहेंगे। राज्य के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी तबादलों से रोक हटने का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा, चिकित्सा, वन समेत सभी विभागों में तबादला अर्जियों की लिस्टिंग की जा रही है। अकेले शिक्षा विभाग में शिक्षकों की 45,000 से ज्यादा अर्जियां आ चुकी हैं। खास बात यह है कि सिर्फ पंचायती राज विभाग के पास ही तबादला नीति है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2014 तक 3 साल पूरे कर लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। हालांकि विभागों में लिस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन तबादला चाहने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब भी अपने विभाग में आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा शुरू करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मेहता साहब सचिव पीसीसी से मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हीरालाल नागर साहब बीजेपी विधायक हाड़ौती से आने वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच त्रिलोक सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरोपों पर आते हैं, क्योंकि ये आरोप शिक्षक संघ या यूं कहें कि कर्मचारियों की तरफ से लगते रहे हैं। सबसे पहले त्रिलोक सिंह जी, मैं आपके पास में आता हूं। ये समझाएं, क्या व्यवस्था ने, क्या सरकारों ने आप लोगों को पंगु बना दिया? क्या ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं चाहे जो भी सत्ता में हो? जहां तक तबादलों की बात है, संघ इसका विरोध करता है। हम चाहते हैं तबादले होने चाहिए, लेकिन उससे पहले
तबादलों के लिए स्थायी नीति बननी चाहिए और स्थायी नीति बनाने के बाद में उसमें RSR में उन्हें ऐड किया जाए, एक पारदर्शी नीति के बाद में स्थानांतरण किया जाए। जैसा कि आपने कहा है कि व्यवस्था इस प्रकार की है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्थितियां इस प्रकार की हैं कि जो नहीं हमें करना चाहिए, हम जो है हमारा जो जिस तरह का पद है उस हिसाब से सर्वोच्च स्थान हम रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थितियों का इंसान दास है, ये भी शाश्वत सत्य है। इसे लेकर के ये स्थितियां आती हैं। जितना राजनीतिक दुरुपयोग हमारा होता है उसका कारण भी यह है कि समस्त कर्मचारियों के 54% का प्रतिरोध हम लोग करते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों की बात आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय की जाती रही है, तबादले किए जाएंगे। हमने एसपी की मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी से हम संगठन का प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने हस्तक्षेप करके फिर ये निर्देश दिए कि सर्वप्रथम तबादला नीति बनाई जाए और इसके बाद में स्थानांतरण किए जाए। लेकिन बड़ा दुखद विषय रहा कि बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का निर्देश भी दिए गए जिन्हें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इसे स्वीकारा कि पहले तबादला नीति बनेगी और इसके बाद में तबादले किए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि यहाँ जो अन्याय हमारे साथ होता है, जो राजनीतिक दुरुपयोग हमारा होता है, हमारे लोग जो है विधायकों के आगे पीछे जो चक्कर लगाते हैं, एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा को लेकर के जो हमसे उम्मीद की जा रही है, निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रतिष्ठा में हमें जो रखा जा रहा है, ये एक मेजर फैक्टर है। हमें काम नहीं करने दिया जाता और हमसे उम्मीदें की जाती। चलिए हीरालाल जी, मैं आपके पास में आता हूँ। ये अचानक क्या हुआ, आपकी आंखें खुल गई कि अब तबादला करना चाहिए या हार हुई उसके बाद में ये याद आया आपको? तबादलों का कोई हार और जीत से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तब चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद लगातार प्रदेश में आचार संहिताओं का दौर रहा और तबादले एक निश्चित समय में होने चाहिए। ये हमारी सरकार पहले भी तबादलों पर रोक लगाती रही है, पूर्व के कार्यकाल में भी, और एक सही समय पर और एक सीजन में तबादले होते हैं तो निश्चित रूप से उस समय अपने कर्मचारी भाई हैं वो अपना एक सेटलमेंट कर लेते हैं उस समय। लेकिन अगर हमेशा तबादले खुले रहते हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को असुविधाएं होती है अपने ट्रांसफर से। इसलिए अब नीतिगत तबादले हों, इसमें निश्चित रूप से कोई दोहराई नहीं है। जो लॉन्ग स्टे हैं समय समय पर, एक 2 से 3 साल से ज्यादा जहां एक इसका स्टे हो गया, उसमें नीतिगत तबादले होने चाहिए। और ये जो बार बार प्रचारित किया जा रहा है, अगर हार और जीत का इससे संबंध नहीं है, क्योंकि हम जहां हारे हैं वो सीटें ऐसी रही है जहां हम 2 सीटों पे केवल पहली बार इस बार जीते थे और जहां बेर की सीट हमारे हैं वो हम हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष में जीतते रहे। कोटा की सीट ऐसी रही है, वो हमेशा हमारी रही है, जनसंख्या के जमाने से वो हमें जीते। तबादला की नीति इसलिए खोले हैं कि भाई हम कोई इसमें पिछड़े हैं, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। ये समय इंतजार था, मुख्यमंत्री हर अपने विभागों की समीक्षा कर रही थी, उसमें व्यस्त थी, हमारे मंत्री उसमें आपने नागर साहब आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नीतियों के आधार पर ये तबादले होने चाहिए। यही दरअसल सवाल है, ये नीति कहाँ है? पंचायती राज विभाग को छोड़ दीजिए, ये नीति है कहाँ, ये हम ढूंढ रहे हैं। नीतिगत तबादले होने चाहिए, इसके ऊपर हमारी सरकार विचार कर रही है। देखिए, आप एक नीति बनाने में निश्चित रूप से कुछ समय लगता है। अच्छा। और वो अभी नहीं भी बन पाई है, तो हमारे शिक्षा विभाग में कटारिया जी ने पंचायत राज विभाग में नीति बनाई है। हाँ। और उसको हम चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उसको अन्य विभाग भी फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से एक कोई ऐसा निर्णय होगा कि अननेसेसरी पॉलिटिकल तबादले ना हो और राजनीतिक व्यवस्था से तबादले नहीं किए जाए। पंकज मेहता साहब, मैं आपके पास में आता हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये तबादले अब होंगे 1 महीने तक। आप जरा ये समझाइए, कहीं ये राजनीति से जुड़े हुए तो नहीं है? आपका क्या मानना है? राजनीति से जुड़े हुए होंगे तबादले, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये बात सही है, राजस्थान में स्थायी रूप से स्थानांतरण नीति बननी चाहिए। इसके अभाव में हमेशा कई तरह की भ्रांतियां फैलती रहती हैं। रहा सवाल प्रतिबंध का, तो स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगते रहे हैं, पहले भी लगे हैं और आगे भी लगेंगे। लेकिन तबादले जो हों उसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि स्थानांतरण होने में राजनीतिक लोगों की मर्जी चलती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। जब अगर सत्ता होती है तो वो अपनी बात
को कहते हैं और उनकी बात को माना भी जाता है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल राजनीतिक भावना से या दुर्भावना से प्रेरित होकर न तो हटाना चाहिए न लगाना चाहिए, और कम से कम निर्वाचित जनप्रतिनिधि। मेहता साहब, 2008 से लेकर 2013 तक आपकी सरकार थी, पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया आपने? हमारे यहां पर भी स्थानांतरण नीति नहीं बन पाई, लेकिन स्थानांतरणों पर प्रतिबंध सा रहा। बहुत कम ट्रांसफर करने की प्रयास किए गए, लेकिन जो ट्रांसफर आवश्यक होते हैं वो करने पड़ते हैं और किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी और आम जनता को भी इस बारे में एक सोच बनानी पड़ेगी कि एक स्थायी स्थानांतरण नीति बने जिसका सब लोग पालन करें, वरना इसी तरह के बातें और बहस हम करते रहेंगे। आता हूं, मैं आपके पास में आऊंगा। इस बीच मेरा त्रिलोक जी के पास में जाना बहुत जरूरी हो गया है। त्रिलोक जी, असली कहानी लेकिन के बाद में शुरू होती है। ये सब होना चाहिए, लेकिन के बाद में तमाम वो गुड अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं जो की जानी चाहिए, लेकिन ये चाहिए से होगी कब तक, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए, तमाम मंत्रियों के पास में, तमाम मंत्रालयों के बाहर, मंत्रियों के घर के बाहर इस वक्त लाइन लगी हुई है कि उनकी डिजायर हो, उनका ट्रांसफर हो, उनका तबादला हो। ये कब तक हाथ जोड़ करके काम चलता रहेगा? आपकी कोई वाइड स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं, अगर शिक्षकों से अलग हटते हुए तमाम कर्मचारियों की बात करूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबना का विषय है कि विभाग, जिनके मंत्रियों के पास जो जिम्मेदारी होती है कि वो जिस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर हैं, उनका डेवलपमेंट उन्हें स्ट्रांगली करना चाहिए, और वो न करके जो है मंत्री जो है अपनी मेन एनर्जी जो है तबादलों में वो वेस्ट करते हैं, और उसका आउटपुट पॉजिटिव फिर भी नहीं आ पाता है, और उस तबादलों की वजह से इस तरह की बेमनुष्यता पनप जाती है कि इसकी शुरुआत आज से हो सकता है 2 दशक पहले हुई है और वो अभी तक निरंतर बनी हुई है, और उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाना अति आवश्यक है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार हो या गत सरकार रही हो, तबादला के लेकर के स्थायी नीति बननी चाहिए, और नीतियों को आरएसआर में उन्हें ऐड करना चाहिए कि जो इंटरप्शन जो है वहां इस तरह का नहीं हो, ये राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस चीज को आपने भी महसूस किया होगा कि मिनिस्टर्स जो और गवर्नमेंट्स जो है 60 to 80% जो इनका टाइम है वो इसी तबादलों में होता रहता है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब से ये यहाँ सरकार सत्ता में काबिज होती है, इस तरह की उम्मीदें रहती हैं। अगर ये चीज अगर एक साथ पारदर्शिता के साथ अगर उभर के आएगी तो वो उम्मीदें जो उनसे कर रहा है, जो रेलेवेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स हैं, एमएलए साहब यहाँ बीच में मौजूद हैं, निश्चित रूप से इनसे भी उम्मीद रही होंगी। ये जब चीज बन जाएगी तो आप भी ये जवाब देंगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल स्कूल्स में, अन्य स्टेट्स में इस तरह की नीतियां हैं, उन बैंक में ये नीतियां हैं, तो वहां एकदम इतनी पारदर्शिता है कि वहां सहयोग की उम्मीद कोई यूं नहीं करता है। मैं इसी पे आऊंगा कि अगर हर जगह नीतियां हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम विभागों में ये नीतियां हैं, तो फिर वो यहां क्यों नहीं है? सवाल यही है, मौजूद सवाल यही है कि क्या तबादले किसी की निष्ठा, किसी कर्मचारी की निष्ठा को खरीदने का एक टूल बन गए? चर्चा इस पर लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। break is the break is
लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। कभी प्यार है, कभी रिश्ता। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसीलिए हम देते हैं 100% शुद्धता, सही दाम और अटूट भरोसा। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर। 100 से 4 रन की आवश्यकता है। देखते हैं KKR क्या कर पाता है। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, 2 चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। Planning to buy a dream home in Jaipur? Looking for right investment opportunities? Searching for the perfect location? But not sure about legal clearance? Or for quality construction and timely delivery? Fair pricing and transparency is something that you always look for. Always wished that home buying can be hassle-free and uncomplicated? Your search is over. सपना सच करते हैं। ब्रेक के बाद लगातार हमारी बहस जारी है और सवाल दरअसल यही है कि क्या ये किसी की निष्ठा खरीदने का टूल बन गया है तबादला। और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज मेहता साहब के पास में जाता हूं। मेहता साहब जरा ये समझाएं, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आप खरीदारी करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, जब बीजेपी आती है तो वो खरीद फरोख्त करने लग जाती है। क्या ये कभी रुकेगा, या फिर आप कहना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं? आपका खरीद फरोख्त का शब्द उचित नहीं है। इस शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है। चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, वो किसी कर्मचारी को खरीद फरोख्त नहीं करता है। लेकिन मैं भावनाओं की खरीद फरोख्त की बात कर रहा हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के उम्मीदवार के लिए, पार्टी के लिए काम करता है, अगर उसके परिवारजन का स्थानांतरण की बात हो, अगर उसके परिवार से जुड़े हुए किसी राज्य कर्मचारी कहीं परेशान हो, कोई बीमारी का कारण हो, कोई पारिवारिक कारण हो, तो उसकी मदद करना लाजमी है, मदद की जाती है, मदद की जानी चाहिए। रहा सवाल नहीं, वो किसी एक पार्टी का क्यों हो, वो तो अगर जनप्रतिनिधि है तो वो तो सबका है ना साहब। अगर कोई जनप्रतिनिधि है वो तो सबका है। जनप्रतिनिधि है तो मैं अनेकानेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि कांग्रेस शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उस विचारधारा से संबद्ध लोगों के वांछित स्थान पर स्थानांतरण हुए। ये कहीं पूर्वाग्रह नहीं रखा गया और न रखा जाना चाहिए। और हम ये आज भी हम ये अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अगर कोई परेशान व्यक्ति है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता का रिश्तेदार है, तो उसकी निश्चित रूप से वांछित मदद की जानी चाहिए। ये भावना रहती है, इसको खरीद फरोख्त या भावना के साथ चलिए खेलने का शब्द का उपयोग करना उचित। देखिए अरे पंकज जी, मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। पहले मैं हीरालाल जी के पास में आता हूं। साहब, क्या ये जो कह रहे हैं पंकज जी, जो कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों का ध्यान में रखा जाता है, जो जरूरतमंद होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, या पहली तरजीह इस बात को दी जाती है कि कौन अपना है, पराया चाहे परेशान हो, पहले उसको तरजीह दे दो जो अपना है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, हमारे पास जब भी लोग आते हैं, कहीं न कहीं अपनी समस्या, चाहे वो परिवार की हो, चाहे व्यक्तिगत हो, वो अपनी जब पीड़ा हमारे सामने कहीं प्रकट करते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं। उस समय न तो उसके कहीं ये लिखा होता कि वो किस पार्टी के नजदीकी कार्यकर्ता का रिश्तेदार है या किसका सहयोग किया नहीं किया। इसमें बहुत ज्यादा हम
इतनी भेदभाव कर नहीं सकते, लेकिन अगर पार्टियां हैं, कहीं किसी की शिकायत होती है कि भाई इसने कहीं विशेषकर ओपनली किसी पार्टी के साथ काम किया है, तो निश्चित रूप से उसके साथ वो मैं राजनीति में खुली बात कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है, बिल्कुल। और उसको निश्चित रूप से उस बात के लिए कहीं न कहीं स्थानांतरण होते हैं, और ये राजनीतिक रूप से भी होते हैं। ये सरकारें बनती है, बदलती है, कांग्रेस के भाई भी करते हैं और बीजेपी के भी करते हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल राजनीति में रह करके इस काली कोठरी में हम कहें कि हम बिल्कुल बेदाग हैं, ऐसा संभव नहीं है। कहीं कहीं कुछ ऐसे कर्मचारी भाई होते हैं, उन्होंने ओपनली काम किया तो निश्चित रूप से उनके स्थानांतर होते हैं राजनीतिक रूप से। चलिए त्रिलोक जी, मैं आपके पास में आता हूं। आपने ब्रेक के बीच में एक बहुत अच्छी बात कही थी और दरअसल मैं यहीं पर ले जाना चाहता हूं और पंकज जी का ध्यान भी यहां ले जाना चाहता हूं। आपने कहा कि आज से लोग परेशान हो गए हैं, वो 70% परेशान है जो नहीं जाना चाहते, 30% के चक्कर में जो जाना चाहते हैं, आज से उनमें कहीं ना कहीं डर बैठ गया, ये मरने से ज्यादा बुरा है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिंदा आदमी के लिए अगर कोई मौत से बढ़ के चीज है तो वो तनाव है, और ये तनाव उन जो 70% इस तरह के कर्मचारी जो इस चीज स्थान पर कार्यरत हैं उनका ये शुरू हो गया है कल से, और निश्चित रूप से इसकी ये इजाफा का स्वरूप प्रदान करता रहेगा। यहाँ इसके आप देखिए कि इन्हें अपनाने के बाद में जो इसका प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, कि जहां भी वो काम है, जहां भी जो जिम्मेदारी उन्हें विभाग ने सौंपी है उसका निर्वहन। ये व्यवस्था पारदर्शी कैसे बन सकती है? त्रिलोक जी जरा इस पे आते हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया राहुल जी कि तब तक सरकार कोई भी हो, ये या वर्तमान सरकार या गत सरकार, जब तक हमारी ये मानसिकता नहीं होगी कि हम कोई पारदर्शी काम कर रहे हैं। सबसे पहले निवेदन मैंने आपसे किया था कि पारदर्शी तबादला नीति स्थायी बननी चाहिए, और स्थायी बनाने के बाद में उसे RSR में जोड़ना चाहिए। जिस तरह के दोनों आपने देखा कि मेहता जी ने भी स्वीकार किया, विधायक जी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोग आते हैं, उनके काम हो जाए, उनसे उनकी दरिद्र। मैं ये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि काम होने चाहिए उसी सिस्टम को। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम में आपके पास कोई आदमी 10 बार आ रहा है, उसका आपने कुछ रिलीफ दे दिया, एक व्यक्ति जो आप तक पहुंच नहीं रखता है। जवाब लेता हूँ बाड़मेर से पंकज जी, अगर स्थायी तबादला नीति का जिक्र जो किया जा रहा है यहाँ पर त्रिलोक जी की तरफ से, इस पर अगर बीजेपी काम करती है, सरकार काम करती है, क्या आपकी तरफ से सहयोग होगा? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल 100% हम इसमें सहयोग भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत इस बात के प्रबल पक्षधर रहे हैं कि एक स्थायी स्थानांतरण नीति बने, स्थानांतरण की राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता न पड़े। चलिए ठीक है, 5 साल तक किया नहीं, पर अब जरूर सहयोग करेंगे। ठीक है पंकज जी। हीरालाल जी, आपके पास में आता हूं। क्या कोई बदलाव के आप पक्षधर हैं? क्या कोई बदलाव होने वाला है? कोई ऐसा बदलाव सरकार लाने वाली है? मंशा क्या है? निश्चित रूप से पंचायत राज विभाग में एक नीति बनी है, वो अगर नीति सफल रहती है, उसके अगर परिणाम सकारात्मक आते हैं, तो उसी तरह की नीति अन्य विभागों में भी लागू की जाएगी और इसमें लागू किया जाना चाहिए। कोई सिस्टम निश्चित रूप से डेवलप होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको राजनीतिक रूप से टूल ना बनाए, जैसा आप कह रहे हैं, और इसमें होना चाहिए, इस पर काम करने की आवश्यकताएं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सब लोग स्टूडियो में आए। हीरालाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज मेहता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, त्रिलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये, सब चाहते हैं परिवर्तन हो। अगर सब चाहते हैं परिवर्तन हो तो फिर हो क्यों नहीं रहा? लेकिन जो सरकार है दारोमदार उसके ऊपर, क्योंकि स्पाइडरमैन भी कहता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसके कंधे पर दारोमदार है वो परिवर्तन की शुरुआत करे। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मुर्द्रा। नमस्कार।